हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग नसेड्स के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दो और महत्वपूर्ण ड्रग को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है आप लोगों की मफेनोमिक एसिड और पायरोक्सीकेम। इन दोनों के दोनों ड्रग को हम बेसिक से और एडवांस तक कंप्लीट करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ नसेड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, देन हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर आप, ये जो है वो आप लोगों का नसेड्स का क्लासिफिकेशन है। और ये जो नसेड्स का क्लासिफिकेशन है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है नसेड्स की फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो मैंने आपको नसेड्स के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि नसेड्स क्या होते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, इनकी क्रियाविधि क्या होती है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे कैसे क्या ये कॉग्स एंजाइम्स होते हैं, कॉग्स 1 कॉग्स 2 एंजाइम होते हैं, सभी कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए, तो जो नए लर्नर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाना और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक एक करके सारी चीज़ों को आप देख लेना। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कितना क्या कवर कर लिया है और कैसे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको नॉन सिलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर जो कैटेगरी है, इसके अंतर्गत मैंने आपको एस्प्रिन जो ड्रग है इसको कवर करा दिया है। आइबुप्रोफेन जो आपकी ड्रग है इसको भी कवर करा दिया है। इसके बाद कॉग्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत जो आपकी प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर है, इसके अंतर्गत मैंने आपको डाइक्लोफेनिक एसिक्लोफेनिक इन दोनों ड्रग को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है सिलेक्टिव कॉग्स 2 इनहिबिटर, इसके अंतर्गत मैंने आपको सिलॉक्सी जो आपकी फर्स्ट जो ड्रग दिख रही है इसको मैंने आपको कवर करा दिया है। इसके बाद जो लास्ट आप लोगों की ड्रग है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, इसके अंतर्गत मैंने आपको पैरासीटामोल को कवर करा दिया है। ठीक है, तो इतनी ड्रग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, आप लोगों को सभी चीज़ें जो है वो चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं बेसिकली जो आपको ये लास्ट वाली कैटेगरी 2 दिख रही है, फेनामेट्स के अंतर्गत रखी गई है आपकी मफेनोमिक एसिड, और इनोलिक एसिड डेरिवेटिव के अंतर्गत रखी गई है आपकी पायरोक्सीकेम। इन दोनों की ड्रग को हम जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्या होती हैं ये, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, ब्रांड्स कौन कौन सी होती हैं, सब कुछ एक एक करके हम देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, और कहीं से भी जो एग्जामिनर है कुछ भी उठा के एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो नए लर्नर्स थे उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जो हमारे कंटिन्यू पढ़ते हैं, हमारे ओल्ड लर्नर्स हैं, उनको तो सब चीज़ पता ही होगा कैसा क्या सिस्टम हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारी पहली मफेनोमिक एसिड है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी मफेनोमिक एसिड है, सबसे पहले मैंने आपको बताया मफेनोमिक एसिड को किसके अंतर्गत रखा गया है, जो हमारे फेनामेट्स ग्रुप है इसके अंतर्गत हमने मफेनोमिक एसिड को रखा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही बन जाता है आप लोगों का कि मफेनोमिक एसिड किसको अंतर्गत रखा गया है, फेनामेट्स ग्रुप के अंतर्गत या फेनामेट्स कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए जो मफेनोमिक एसिड होता है इसको हम फेनामेट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी मफेनोमिक एसिड का सेकंड नेम या दूसरा नेम क्या होता है, फेनामेट्स। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को हम थ्योरी भी कवर करते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मफेनोमिक एसिड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक, तीनों के तीनों गुण मफेनोमिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नसेड्स के अंतर्गत जितनी भी दवाइयाँ रखी गई हैं इन सभी में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों के तीनों गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने किसमें मफेनोमिक एसिड को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में रखा है, यानी नसेड्स के अंतर्गत हमने मफेनोमिक एसिड को रखा है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है इसे
एंथ्रोनिलिक एसिड डेरिवेटिव या फेनामेट्स समूह में रखा गया है। जैसा मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन में बताया, जो फेनामेट्स ग्रुप है इसके अंतर्गत हमने किसको रखा है, मफिनोमिक एसिड को रखा है। और ये जो आपका फेनामेट्स ग्रुप है इसी को एंथ्रोनिलिक एसिड डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसीलिए मफिनोमिक एसिड को फेनामेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मफिनोमिक एसिड है इसको हमने फेनामेट्स समूह के अंतर्गत रखा था। इसके बाद मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जितनी भी नसेड्स के अंतर्गत आपकी ड्रग्स रखी हैं सभी में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण मौजूद होते हैं। तो ये लाइन तो आप लोगों की कॉमन ही है, जितनी भी ड्रग आए सभी में आप लोगों को क्या करना है, इस लाइन को ऐड कर देना है। इसके बाद लास्ट में एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि जो आपका क्लासिफिकेशन है नसेड्स का, इसके अंतर्गत आने वाली सारी ड्रग आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट तक बने रहना, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। ठीक है, ये जो आपका पूरा का पूरे दोनों की दोनों ड्रग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कोई सी भी ड्रग उठा के पूछ ले, चाहे मैंने करवाई हो या नहीं करवाई हो, आपको कैसे करना है। ठीक है, तो एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि जो मफिनोमिक एसिड है इसमें एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों के तीनों जो गुण हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद कहा गया है इसका यूज़ हल्के माध्यम दर्द के उपचार के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी एनाल्जेसिक के रूप में दर्द, हल्के दर्द, मीडियम दर्द, जो भी हमारा पेन होता है, दर्द होता है, इसके उपचार के लिए हम जो है वो मफिनोमिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूजेस भी मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसके बाद आप देखो इसका स्ट्रक्चर, ये रहे यूजेस। इसका स्ट्रक्चर यदि आप देख रहे हो तो स्ट्रक्चर आपको छोटू सा दिख रहा होगा और स्क्रीन पे मैंने आपको इसकी बड़ी इमेज भी शो कर दी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख गई होगी। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के केमिकल नेम या IUPAC नेम की बात करें, जो कि मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है 2,2,3 डाइमिथाइल एनिलीनो एसिड। ये है आप लोगों का मफिनोमिक एसिड का केमिकल नेम या IUPAC नेम, 2,2,3 डाइमिथाइल एनिलीनो एसिड। और ये जो आपका मफिनोमिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये भी आपका पूछा गया है और केमिकल नेम भी आपका पूछा गया है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से ध्यान से कवर कर लेना। स्ट्रक्चर को 1 से 2 बार बना के देखोगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हो जाएगा तो नाम तो अपने आप हो ही जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस देख लो, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका यूजेस हल्के माध्यम दर्द में करते हैं, बॉडी में कहीं पर भी आपको हल्का हल्का सा पेन हो रहा है तो इसका यूज़ करते हैं। जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, बेसिकली फीमेल्स में देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस दौरान फीमेल्स में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, दर्द वगैरह होती हैं, तब भी हम मफिनोमिक एसिड का यूज़ करते हैं ड्रग के रूप में। माइग्रेन यानी हेड में जब आपको पेन होता है, हेडेक वगैरह होता है, माइग्रेन से संबंधित आपको पेन होता है, सिर में दर्द होता है, तब भी हम मफिनोमिक एसिड ड्रग का यूज़ करते हैं। जब जो लोग, जो दादी, जो मम्मी, जो आंटी दांत निकलवाती हैं, तो दांत निकलने के पश्चात जब दर्द होता है तब भी हम मफिनोमिक एसिड ड्रग का जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे कि ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक रूमेटाइड आर्थराइटिस, एक्यूट आर्थराइटिस, इन सभी में भी हम जो है वो मफिनोमिक एसिड का यूज़ करते हैं। और इनमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में जो है वो पेन होता है। ठीक है, तो जो है वो विभिन्न विभिन्न बीमारियों में हम मफिनोमिक एसिड का विभिन्न विभिन्न तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो नसेड्स का क्लासिफिकेशन, नसेड्स का मैकेनिज्म, ऑटोकॉइड्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। यदि नहीं देखा है ना तो ध्यान से देख लेना, टॉपिक नहीं होगा आपको क्लियर, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या क्रिया विधि क्या होती, यानी कि जब हम मफेनोमिक एसिड की गोलियां या टेबलेट वगैरह खाते हैं तो कैसे क्या अंदर प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, और हमें जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो भी दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, वो सब ठीक कैसे हो जाता है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारे को जब चोट लगती है या हमारे को फीवर होता है या हमें बुखार आता है या कुछ भी हमको प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन, एनाल्जेसिक, या फिर हमको जो है वो एंटीपायरेटिक कोई भी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल हमको जो है वो चोट लगी, ठीक है, यह कोई बंदा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो जब भी हमको चोट लगी, मान लो हमें जो है वो हमारे हाथ में जो है वो चोट लगी है, तो चोट लगने के पश्चात हमारी बॉडी में कई सारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेल मेम्ब्रेन टूटी, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन टूटती है तो हमारी हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की प्रक्रिया होती है, जिससे हमारा एक एसिड बनता है जो कि है एरिकिडोनिक एसिड। ठीक है, और जब ये एरिकिडोनिक एसिड बना यहाँ पर, तो एरिकिडोनिक एसिड क्या करता है, हमारे कॉग्स एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो कॉग्स एंजाइम है, ये कॉग्स एंजाइम दो प्रकार का होता है, कॉग्स 1 और कॉग्स 2। अब ये जो कॉग्स 1 और कॉग्स 2 हैं, इससे विभिन्न प्रकार के ऑटोकॉइड्स निकलते हैं। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, जैसे कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, हिस्टामिन, ये सारे होते हैं आपकी अलग अलग केमिकल। जब हमको चोट लगती है तो कॉग्स एंजाइम बनने के बाद हमारे ऑटोकॉइड्स निकलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं। ठीक है, जब हमको चोट लगती है तो बाहर से भी कई सारे आक्रमण होते हैं और हमारी जो बॉडी है वो भी कई सारे अपने बचाव के लिए अटैक करती है, तो यहाँ पर होती है फाइटिंग। ठीक है, तो ऑटोकॉइड्स ही क्या करते हैं, बेचारे फाइटिंग करते हैं। जब ये ऑटोकॉइड्स लड़ नहीं पाते हैं तो हमको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमको लाल, जहाँ पे हमको चोट लगी है वहाँ पर लाल हो गया, वहाँ पर जलन हो गई, वहाँ पर दर्द हो रहा है, उस दर्द की वजह से हमको बुखार आ रहा है। तो ये जो मेनली आपके ऑटोकॉइड्स थे, यही ऑटोकॉइड्स क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अब बात आती है मफेनोमिक एसिड ऐसा क्या करता है कि ये जो हमारे ऑटोकॉइड्स हैं ये रुक जाते हैं, और इनके रुकने से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। तो जैसे ही हम जो है वो मफेनोमिक एसिड ड्रग को लेते हैं, चाहे हमने टेबलेट के रूप में लिया हो या हमने इंजेक्शन के रूप में लिया हो, किसी भी रूप में जब हम मफेनोमिक एसिड ड्रग को लेते हैं तो ये डायरेक्ट जाकर हमारे कॉग्स एंजाइम पर क्या करता है, अटैक करता है। जब ये डायरेक्ट जाकर हमारे कॉग्स एंजाइम पर अटैक करता है तो कॉग्स 1 और कॉग्स 2 एंजाइम के द्वारा निकलने वाले जो आपके ऑटोकॉइड्स हैं, ऑटोकॉइड्स जैसा मैंने आपको बताया था केमिकल्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये दो आपके ऑटोकॉइड्स निकलते हैं। ठीक है, तो जब ये दो ऑटोकॉइड्स निकलते हैं तो इन दो ऑटोकॉइड्स के निकलने से हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही हम मफेनोमिक एसिड ड्रग को खाते हैं तो ये हमारे कॉग्स एंजाइम पर जाकर अटैक करता है, और कॉग्स एंजाइम पर जब जाकर अटैक करता है तो कॉग्स एंजाइम के द्वारा होने वाली प्रक्रिया को रोक देता है। जब कॉग्स एंजाइम के द्वारा होने वाली प्रक्रिया रुक जाती है तो कॉग्स 1 और कॉग्स 2 का निर्माण भी नहीं होता है। जब कॉग्स 1 और कॉग्स 2 का निर्माण नहीं होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जैसे ऑटोकॉइड्स का भी निर्माण नहीं होता है। इनका निर्माण जब नहीं होता है तो हमको इन्फ्लामेशन, बुखार, दर्द की समस्या जो है वो, ये सारी समस्याएं सब खत्म हो जाती हैं। और जैसे ही हमारा कॉग्स एंजाइम के द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं रुक जाती हैं तो हमारी इन्फ्लामेशन, दर्द, बुखार से संबंधित सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी ड्रग जो है वो काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम उसको लेते हैं तो इस प्रकार से वो काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने मफेनोमिक एसिड ड्रग को लिया। मफेनोमिक एसिड ड्रग को जैसे ही हमने लिया तो उसने कॉग्स एंजाइम पर अटैक किया, और कॉग्स एंजाइम पर अटैक करने के बाद उसने कॉग्स 1 को रोका, कॉग्स 2 को रोका। जैसे ही कॉग्स 1 और कॉग्स 2 को रोका तो इसके द्वारा बनने वाले जो ऑटोकॉइड्स थे वो भी रुक गए। ठीक है, जब ये रुक गए
तो हमारी जो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो भी ठीक हो गई। धीरे धीरे करके वो भी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे नष्ट हो जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ठीक हो ही जाएंगी, क्योंकि यही तो क्रिएट कर रहे थे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, यही तो हमें पेन कर रहे थे, यही तो जलन कर रहे थे, यही तो खुजली कर रहे थे, इन्हीं की वजह से तो हमको बुखार आ रहा था। तो जब यही नहीं बचेंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो इस टाइप से हमारी जो मफेनोमिक एसिड है वो क्या करती है, काम करती है अपना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सेम यही का यही जो आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको सेकंड जो हमारी ड्रग है उसमें भी लिखना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो जल्दी से इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है यह ड्रग कॉग्स एंजाइम पर हमला करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले ये हमारे कॉग्स एंजाइम पर जाके अटैक करती है। ठीक है, जैसे ही ये ड्रग हमारे कॉग्स एंजाइम पर अटैक करती है और कॉग्स एंजाइम की क्रियाविधि को समाप्त कर देती है, कॉग्स एंजाइम के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको रोक देती है। ठीक है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन जैसे जो ऑटोकॉइड्स होते हैं उन ऑटोकॉइड्स की क्रियाविधि रुक जाती है और दर्द, बुखार, इन्फ्लामेशन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म कर देती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारी मफेनोमिक एसिड ड्रग है ये अपना काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो समझ में आया आप लोगों को, ये है आपकी मफेनोमिक एसिड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम देख लेते हैं इसकी स्थिरता और भंडारण, यानी स्टेबिलिटी और स्टोरेज। किस किस टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर करते हैं। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर होता है, इस पर हम जो है वो मफेनोमिक एसिड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद जो ऊष्मा, नमी और जो जब ज़्यादा ही गर्मी या ज़्यादा टेम्परेचर होता है इससे हम जो है वो ड्रग को दूर रखते हैं। एयर टाइट और बंद जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें वायु का आवागमन नहीं होता है, ना तो वायु अंदर प्रवेश कर सकती है और ना ही अंदर से बाहर कुछ चीज़ जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे एयर टाइट या बंद कंटेनरों में हम जो है वो मफेनोमिक एसिड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फॉर्मुलेशन यदि हम देखें कि किस किस रूप में हम जो है वो इस दवाई का यूज़ करते हैं, तो टेबलेट के रूप में, साइरप के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में हम इस दवाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद यदि हम कहें इसकी ब्रांड्स नेम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांड्स नेम जो कि आप लोगों के एग्जाम में अलग से उठा के पूछ ली जाती है, तो वो है आप लोगों की सबसे पहली LDP, दूसरी आपकी बायोस पास, तीसरी है आप लोगों की डोट्रा एम। काफ़ी सारी ब्रांड्स होती हैं, लेकिन जो आपकी पॉपुलर ब्रांड्स होती हैं मार्केट में यूज़, उन्हीं का मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ। ठीक है, तो ये 3 ब्रांड्स आप लोगों को मफेनोमिक एसिड से रिलेटेड याद कर लेना है। तो ये हुई आपकी पहली ड्रग कंप्लीट जो कि थी मफेनोमिक एसिड। और यदि आपको हल्का सा भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में डाउट लग रहा है या समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ नसेड्स का क्लासिफिकेशन, नसेड्स की मैकेनिज्म देख लेना। इसके बाद गारंटी से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ 100% आपको सारी की सारी जितनी भी ड्रग की मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ पूरी क्लियर हो जाएंगी। और जब आप डबल से आओगे इस वीडियो को देखने, तब भी आप फिर मुझे कमेंट करके बताना कि समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, गारंटेड मैं आपसे बोल रही हूँ समझ में आपको आ जाएगी। यदि हल्का सा भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नसेड्स का जो मैकेनिज्म है उसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी सेकंड ड्रग जो कि है आप लोगों की पायरोक्सिकेम। पायरोक्सिकेम जो है वो ये भी इम्पॉर्टेंट ड्रग है और आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो पायरोक्सिकेम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको कैसा, कहाँ, क्या रखा हुआ है नसेड्स के क्लासिफिकेशन में। तो हमारा जो नसेड्स का क्लासिफिकेशन है इसमें ये लास्ट में आपको दिख रही है पायरोक्सिकेम, इसको हमने रखा है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव के अंतर्गत। और जो आपकी मफेनोमिक एसिड थी इसको हमने फेनामेट के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो पायरोक्सिकेम को हमने काय में रखा है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव के अंतर्गत हमने इसको रखा है। नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनिबिटर के अंतर्गत हमने इसको रखा है। ठीक है, ये देख रहे हो आप कैटेगरी नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनिबिटर। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से।
यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है पायरोक्सिकेम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी यानी नसेड ड्रग है, नसेड्स के अंतर्गत ही तो हमने इसको रखा है। इसके बाद सेकंड है इसे इनोलिक एसिड डेरिवेटिव समूह के अंतर्गत हमने रखा है, ठीक है, सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर कैटेगरी बना के। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीकेम वर्ग की ये दवा होती है, यानी पायरोक्सिकेम जो है वो ऑक्सीकेम वर्ग की दवा होती है। इसकी क्लास कौन सी होती है? ऑक्सीकेम होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पायरोक्सिकेम को पैरेंटरल मार्ग से दिया जाता है। देखो मान लो ये है एक ह्यूमन और इस ह्यूमन के ये जो सिर वाला पार्ट है, ये जो मुंह वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा के ये जो गर्दन से नीचे वाला पार्ट होता है ये, इस मार्ग को कहते हैं पैरेंटरल मार्ग, ठीक है। गर्दन से जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं पैरेंटरल मार्ग, ठीक है। तो कहा गया है पायरोक्सिकेम को पैरेंटरल मार्ग से दिया जाता है, यानी इंजेक्शंस के रूप में हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा है नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत यह ड्रग कैप्सूल्स, टेबलेट्स और जेल के रूप में इसके सस्पेंशंस वगैरह मिला करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके टैबलेट भी मिलती है, कैप्सूल भी मिलती है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस के अंतर्गत कहा गया है इसका यूज़ दर्द में, सूजन में, ऑर्थराइटिस में, एक्यूट गाउट के उपचार में, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में किया जाता है। तो ये जो लाइन है ना, जितनी भी ड्रग आप करोगे सभी के लिए कॉमन लाइन है और इसको आपको सारी ड्रग में ऐड कर देना है। इसके बाद बात यदि हम करें इसकी केमिकल नेम और इसके स्ट्रक्चर की, तो केमिकल नेम इसका हल्का सा लेंदी है, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है आपका पायरोक्सिकेम का स्ट्रक्चर। और यदि हम बात करें इसके रासायनिक नेम की, तो रासायनिक नेम होता है 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 डाइऑक्सो एन पायरिडीन 2 आइल 2 बेंजोथियाजीन 3 कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो ये है आप लोगों का रासायनिक नेम। यदि आप लोगों को IUPAC नेम आते हैं ना, तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, और यदि आप लोगों को IUPAC नेम निकालना नहीं आता है तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। IUPAC नेम आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि मुझे ऐसा लगा कि आपको IUPAC करवाने की ज़रूरत है तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है। तो यदि आपको IUPAC नेम आते हैं तो इजीली तो आपसे बन ही जाएंगे, और नहीं आते हैं तो सिंपल से आप याद कर लेना और इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको लेकर आई हूँ। बात करें हम इसके फॉर्मुलेशन की, तो फॉर्मुलेशन यानी इसका निर्माण हम इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट्स के रूप में और कैप्सूल्स के रूप में करते हैं। ब्रांड्स नेम की यदि हम बात करें तो इसकी जो ब्रांड्स हैं वो हैं एमिडा, ऑक्सीकेम, एल्पायरॉक्स और एलॉक्सीकेम, ये हैं इसकी ब्रांड्स सारी की सारी। और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम टू सेम मफेनोमिक एसिड के समान ही होती है। देखो ना, हमने एक ही कैटेगरी में रखा है, नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। तो ये जो नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत जितनी भी दवाइयाँ हो रही हैं ना, वो एक ही तरह से काम करती हैं। डायरेक्ट सबसे पहले कॉग्स एंजाइम पर अटैक करती हैं और कॉग्स एंजाइम के द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं उसको समाप्त कर देती हैं। ऑटोकॉइड्स के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही थी उन सबको बंद कर देती हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक कर देती हैं। तो यही जो मैकेनिज्म है वो आपकी पायरोक्सिकेम की है, वही आपकी मफेनोमिक एसिड की है, वही आपकी आइबुप्रोफेन की है, वही आपकी एस्प्रिन की है। तो सेम टू सेम मैकेनिज्म आपकी क्या हो गई, सबकी समान हो गई। और अब आपके एग्जाम में जैसा कि मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने आपको करवाया है एस्प्रिन, मैंने आपको करवाया आइबुप्रोफेन और मैंने आपको करवाया है मफेनोमिक एसिड और पायरोक्सिकेम। ये 4 मैंने आपको ड्रग करवाई हुई हैं। यदि ये ड्रग नहीं आई, वैसे तो 100% तो नहीं कहूँगी, 99.9% मैं आपसे कहूँगी कि जो ड्रग मैंने आपको कंप्लीट करा दी वही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इसके अलावा देखो, एस्प्रिन मैंने आपको कवर करा ही दी, इसके अलावा ये जो मैंने आपको कवर कराई है आइबुप्रोफेन, ठीक है। आइबुप्रोफेन ना आकर आपकी नेप्रोक्सेन ड्रग आ गई, तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने आइबुप्रोफेन के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें लिखवाई थी सेम टू सेम सारी चीज़ें आपको नेप्रोक्सिकेन के अंतर्गत रख देनी है, नेप्रोक्सेन के अंतर्गत रख देनी है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम टू सेम आपको लिख देनी है, सारी चीज़ें लिख देनी है। बस चेंज कहाँ पर करना है आपको, आइबुप्रोफेन की जगह नेप्रोक्सेन लिख देना है, बस इतना आप चेंज करेंगे। सेम यदि कीटोप्रोफेन आ गई तो जो हमने आइबुप्रोफेन का लिखा था सेम टू सेम आप कीटोप्रोफेन का लिख देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें, केवल ब्रांड्स मत लिखिएगा। ब्रांड्स ऐसा रहता है कि अलग अलग होती हैं, काफ़ी सारी दवाइयों की तो सेम टू सेम ही होती हैं, बस ब्रांड्स थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ब्रांड्स एक एक करके अलग अलग कर देना, ब्रांड्स सेम टू सेम मत लिखना, बाकी सारी चीज़ें आप लिख देना स्ट्रक्चर और केमिकल नेम को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद आइबुप्रोफेन आ गई, नेप्रोक्सेन आ गई, कीटोप्रोफेन, ये सारी ड्रग आ गई, तो आप आइबुप्रोफेन की सारी चीज़ें लिख देंगे। मफेनोमिक एसिड मैंने आपको कवर करा ही दिए, ये जो सेकंड कैटेगरी है ये कभी नहीं पूछी गई आज तक और अब भी नहीं आएगी। इसके बाद मैंने आपको पाइरोक्सिकेम को कवर करा दिया है। पाइरोक्सिकेम ना आके आपका टीनोक्सिकेम आ जाए तो टीनोक्सिकेम को आपको छोड़कर नहीं आना है, पाइरोक्सिकेम की सारी डिटेल्स उठाकर आपको टीनोक्सिकेम की लिख देना है। ठीक है, चाहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, चाहे जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब की सब, यूजेज वगैरह हर एक चीज़ उठा के टीनोक्सिकेम में लिख देना, इनफैक्ट ब्रांड्स नेम भी आप लिख देना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई, सेकंड कैटेगरी नहीं पूछी जाती है तो सेकंड कैटेगरी को कवर मत करना। इसके बाद ये जो थर्ड कैटेगरी है ये भी नहीं पूछी जाती। इसके बाद फोर्थ करवा ही दी मैंने आपको, फिफ्थ करवाई दी और सिक्स भी मैंने आपको करवा दी। इसके बाद बात यदि हम करें प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, यानी ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्ट कॉक्स-2 एंजाइम पर जाकर अटैक करती हैं, इसके बाद कॉक्स-1 एंजाइम पर जाकर अटैक करती है, लेकिन सबसे पहले किस पर करती हैं, सबसे पहले कॉक्स-2 एंजाइम पर जाकर अटैक करती हैं और कॉक्स-2 एंजाइम की क्रियाविधि को रोक देती, इसीलिए हमने क्या कहा है, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। इसके अंतर्गत मैंने आपको डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक इन दो को कवर करा दिया है। मान लो कभी ये दो ना करके इन तीनों में से कोई आ जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को उठाकर इनमें ऐड कर देना है। ठीक है, छोड़कर नहीं आना है भाई, छोड़ के मत आना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना है आप लोगों को, छोड़कर नहीं आना है। डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक की इंफॉर्मेशन उठाकर, यूजेस सबके सेम ही है, मैकेनिज्म सबकी सेम ही है, बस चेंज कहाँ आ जाता है, चेंज आपका एक आध ब्रांड्स में चेंज आ जाता है, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बहुत मामूली सा इनमें अंतर होता है, उनके उस पर कोई कोई तो ध्यान ही नहीं देता है और कोई कोई ध्यान देता है तो एक आध नंबर आपका काट लेता है, बाकी नंबर तो मिल ही जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो छोड़ के मत आना। वैसे तो आपकी डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक मैंने आपको करवाई तो यही पूछी जाती है, हर बार यही आती है, कभी आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो ये पूछ लें, तो इनमें भी आपको घबराना नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन उठाकर आपको डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक की इसमें लिख देना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपकी सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको ड्रग नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। इसके बाद लास्ट जो हमारी कैटेगरी है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, इसके अंतर्गत मैंने आपको पैरासीटामोल को कवर करा दिया है। पैरासीटामोल ना आके अगर नेफोपैम आ जाए तो पैरासीटामोल के सारे कैरेक्टर, सारे गुण उठाकर नेफोपैम में आप लिख देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सब कुछ उठा के आप लिख देना। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है जो कि मैंने आपसे कहा था एंड में बताऊंगी। चाहे कोई सी भी ड्रग आए आप लिख के आना, उनसे संबंधित मैंने ड्रग तो आपको करा ही दी है। ठीक है, और ये सारी ही ड्रग जो मैंने आपको बताई इनसे हट के आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, जितनी भी मैंने आपको कराई हैं उनसे हट के आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। इसके अलावा भी आपको डाउट लगे, आपको ऐसा लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी मन में प्रॉब्लम, सवाल कुछ भी आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन जायज़ है या ये क्वेश्चन करवाना चाहिए या ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, तो उसका सल्यूशन जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है,
तो आज का बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।